नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जो हम एनसीईआरटी की ज्योग्राफी जो हमने स्टार्ट की है उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने पहला जो 11th क्लास का पहला जो लेसन था वो हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद आज हम लेसन नंबर जो सेकंड है इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि 9th क्लास की जो ज्योग्राफी थी और 11th क्लास की जो ज्योग्राफी है दोस्तों, इन दोनों को हम कंपेरिजन करके पढ़ रहे हैं। और वहाँ पे मैंने 2 लेसन कंप्लीट करवाए थे। अब यहाँ पे पहले 2 लेसन कंप्लीट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत की जो संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान के बारे में। तो भारत की संरचना कैसी है और भारत का जो भू आकृतिक विज्ञान है इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ये वाला टॉपिक हमने 9th क्लास की ज्योग्राफी में पढ़ा था। तो आज हम इसको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे ताकि आपके जितने जो क्वेश्चन थे वो वे सारे के सारे क्लियर हों और आप एक कंसेप्चुअल तैयारी कर सकें दोस्तों। तो हम सबसे पहले बात करते हैं संरचना व भू आकृति विज्ञान के बारे में। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन बनने वाला है वो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जो बताया गया है दोस्तों, वो यहाँ पे बताया गया है कि वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 40 करोड़ वर्ष है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन रहा है कि पृथ्वी की आयु कितनी है। तो पृथ्वी की जो वर्तमान जो आयु हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की जो आयु है वो लगभग 40 करोड़ वर्ष है। 40 करोड़ वर्ष लगभग अनुमानित जो है पृथ्वी की, यहाँ पे 11th क्लास के एनसीईआरटी में बताई गई है कि इसकी जो अनुमानित जो आयु है दोस्तों वो है 40 करोड़ वर्ष। उसके बाद यहाँ पे जो बताया गया अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। क्या आप जानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले जो इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी। यह आकार में काफ़ी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है, जो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है, मैंने आपको 9th क्लास की ज्योग्राफी में बताया भी था। ऑस्ट्रेलियन प्लेट इंडियन प्लेट का पहले हिस्सा था दोस्तों, ठीक है। इंडियन प्लेट वहाँ से टूट करके और उत्तर की तरफ खिसक गई थी। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इंडियन प्लेट का हिस्सा था, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करें, यहाँ पे अगर हम 11th क्लास की ज्योग्राफी की बात करें या इस लेसन के बारे में बात करें तो अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है जो कि भौतिक लक्षणों पर आधारित है। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, की भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो भारत को यहाँ पे जो डिवाइड किया गया है वो डिवाइड किया गया है दोस्तों 3 भागों में। पहला जो इसका भाग है वो है प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा जो इसका भाग है वो है हिमालय एवं अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीप, और तीसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। भूवैज्ञानिक संरचना या सेल समूह के आधार पर, ठीक है, भूवैज्ञानिक संरचना या फिर सेल समूह के आधार पर भारत को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रायद्वीपीय खंड जो हमारा दक्षिण जो भारत है वो वाला क्षेत्र, हिमालय व अन्य प्रायद्वीपीय पर्वत हैं वो, और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। इन 3 भागों में सेल के आधार पर अगर हम बात करें तो भारत को डिवाइड किया गया है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं प्रायद्वीपीय खंड के बारे में। तो प्रायद्वीपीय खंड के बारे में जो बताया गया है वो यहाँ पे बताया गया है कि प्रायद्वीपीय खंड कहाँ से शुरू होता है दोस्तों। तो प्रायद्वीपीय खंड जो यहाँ पे शुरू होता है वो शुरू होता है कच्छ से। कच्छ कहाँ पे है? कच्छ है गुजरात में। कच्छ से शुरू होकर या कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। अब मैं एक बार थोड़ा चित्र के माध्यम से आप लोगों को बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रायद्वीपीय खंड के बारे में जो बताया गया है, ये वाला जो क्षेत्र है ये है कच्छ का क्षेत्र, कच्छ का रण, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर के अरावली पर्वत के इस तरफ से उसके बाद अगर हम बात करें तो दिल्ली वाला क्षेत्र, और दिल्ली से जो गंगा का मैदान है इस क्षेत्र की तरफ जो है, जो गंगा का मैदान है इस क्षेत्र की तरफ जो है, ये वाला जो एरिया है ये हमारा कौन सा आता है दोस्तों? ये हमारा आता है प्रायद्वीपीय खंड दोस्तों, प्रायद्वीपीय खंड वाला क्षेत्र है। उसके बाद आगे अगर हम इसके बारे में बात करें तो आगे जो बताया गया है
वो यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें बताया गया है मेघालय का पठार पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार हैं। मेघालय का पठार और राजस्थान के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी जो है किसका भाग है, प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। पश्चिम बंगाल में मालदा प्रिंस उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कर्बी एंगलोंग पठार का को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि छोटा नागपुर का जो पठार है, ये वाला क्षेत्र, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, मेघालय वाला क्षेत्र, इससे नीचे वाला जो क्षेत्र है, ये सारा का सारा प्रायद्वीपीय खंड, या हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है इसमें जो शैलें हैं और प्रायद्वीपीय भारत में जो शैलें हैं दोस्तों, ये बिल्कुल समानांतर हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि ये एक ही प्रकार की हैं। ठीक है। प्रायद्वीप मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना है। यहाँ पे बताया भी गया है कि यह कौन सी शैलों से, नाइस व ग्रेनाइट की शैलों से बना हुआ क्षेत्र है। ठीक है, नाइस व ग्रेनाइट की शैलें दोस्तों, नाइस व ग्रेनाइट की शैलें। उसके बाद आगे हम बात करते हैं अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगला क्वेश्चन के बारे में बताया गया है कि नर्मदा, तापी, महानदी व रिफ्ट घाटियाँ व सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसी के उदाहरण है। किसके उदाहरण दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है ना, प्रायद्वीपीय जो खंड है, ये प्रायद्वीपीय खंड में ही कौन से क्षेत्र आते हैं, नर्मदा नदी आती है, तापी है, महानदी है, जो रिफ्ट घाटियाँ हैं दोस्तों, जिसको हम रिफ्ट वैली बोलते हैं, सतपुड़ा ब्लॉक है, जो सतपुड़ा पर्वत है, ये सारे के सारे प्रायद्वीपीय खंड के ही क्षेत्र हैं, प्रायद्वीपीय खंड के ही भाग है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो इसमें आगे बताया गया प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल हैं, जैसे अरावली, जावादी, नल्लामाला, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणियाँ, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। यहाँ पर नदी घाटियाँ उथली और उनकी प्रवणता कम होती है। तो ये थोड़ी बातें ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने देखो आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल पजल होने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है वो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की लगभग अनुमानित जो आयु है वो है 40 करोड़ वर्ष। ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताया कि भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह के आधार पर अगर हम भारत की बात करें तो 3 भाग में डिवाइड किया गया है, प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय व सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। प्रायद्वीपीय खंड के बारे में मैंने आपको बता दिया, कच्छ कारण से ये क्षेत्र स्टार्ट होता है। उसके बाद राजस्थान वाला एरिया है, अरावली क्षेत्र। उसके बाद अगर हम बात करें दिल्ली में, दिल्ली के समीप जो है गंगा का मैदान है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार वाला क्षेत्र, ये सारा का सारा जो क्षेत्र है दोस्तों, ये हमारा प्रायद्वीपीय खंड में आता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें आगे, तो आगे हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों हिमालय व अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वतमालाएं। तो ये हमारा दूसरा था। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें जो बताया गया है वो हिमालय के बारे में बताया गया है कि कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं व भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल व लचीली है। अर्थात ये बिल्कुल इसके विपरीत है। जो शैलें वहाँ पे हैं, यहाँ पे इसके विपरीत कार्य होते हैं। इसके विपरीत है दोस्तों। इसके विपरीत क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि इस क्षेत्र में भ्रंश व शेप थ्रस्ट बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि तेज़ बहाव वाली नदियों से आपादित ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है। ध्यान रखना, विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत या विश्व का सबसे युवा पर्वत जो है वो है हिमालय पर्वत दोस्तों। ठीक है, हिमालय पर्वत। और ध्यान रखना, जो सबसे युवा पर्वत होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ मिलेंगी। और यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे तेज़ बहाव वाली नदियाँ निकलती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ, सिंधु, उसके बाद अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बाद अगर हम बात करें गंगा नदी, ये सारी की सारी जो नदियाँ हैं ये हिमालय पर्वत से ही तो निकलती हैं। उसके बाद आगे जो बताया गया है वो बताया गया है कि यहाँ पे गार्ज व वी आकार की घाटियाँ, जलप्रपात इत्यादि इसका प्रमाण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो हमारा बनता है, हमारा तीसरे वाला जो भाग है वो है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे ही हिमालय पर्वत वाला एरिया जो है
समाप्त होता है उसके तुरंत बाद सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान शुरू होता है दोस्तों। ठीक है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान शुरू होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे मैप के बारे में बात करें यहाँ पे, तो आप लोगों को पता है कि जैसे ये हिमालय पर्वत यहाँ पे समाप्त होता है, हिमालय पर्वत के बाद ये जो उत्तरी वाला जो मैदान है, ये सारा का सारा सिंधु गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान दोस्तों, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, जो कि अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र यही है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? सिंधु गंगा व ब्रह्मपुत्र मैदान। उसके बाद यहाँ पे जो बताया गया क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि भारत का तटीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। यहाँ पे बताया गया है कि मूलतः यह भू अभिनीत गर्त है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वत निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तो इसके निर्माण के बारे में बताया गया कि ये वाला जो क्षेत्र है इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण प्यारे दोस्तों 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। 6.4 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे या इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। तो यहाँ पे गहराई के बारे में बताया गया है, जलोढ़ मैदानों की जो गहराई है वो है 1000 से 2000 मीटर दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं भू आकृति के बारे में। देखो दोस्तों, यहाँ पे पहले ही बताया है संरचना व भू आकृतिक विज्ञान। तो पहले हमने बात की संरचना के बारे में। संरचना के आधार पर भारत को 3 भागों में डिवाइड किया है। संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर या भूवैज्ञानिक संरचना या फिर सेल समूह के आधार पर, सेल समूह या फिर भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया दोस्तों। प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय, अन्य प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं व सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। देखो लेसन का नाम ही है संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान। अब हम यहाँ पे बात करते हैं भू आकृतिक विज्ञान के बारे में। तो भू आकृतिक विज्ञान के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो भू आकृतिक विज्ञान के आधार पर भारत को जो है 6 भागों में डिवाइड किया गया है। और ये जो 6 भाग हैं ये मैंने 9th क्लास के एनसीईआरटी में आप लोगों को बताए भी थे। तो ये हमारे 6 भाग हैं। पहला जो है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा हमारा उत्तर भारत का मैदान, तीसरा जो हमारा आता है प्यारे दोस्तों वो है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा हमारा भारतीय मरुस्थल, पाँचवां जो है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। ठीक है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा है उत्तर भारत का मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा हमारा कौन सा दोस्तों? भारतीय मरुस्थल, पाँचवां तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह। अब इन्हीं के बारे में थोड़ा बात करते हैं। यहाँ पे ये वाला जो चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो क्षेत्र है या जिसको हम बोलते हैं हिमालय, ठीक है, उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय पहला है। भू आकृतिक आधार पर अगर हम बात करें तो शैलों के आधार पर 3 है। भू आकृतिक अगर हम बात करें भू आकृति के आधार पर भारत को 6 भागों में, पहला जो है उत्तर उत्तर पूर्वी हिमालय, दूसरा है उत्तरी मैदान, ये वाला क्षेत्र हो गया दोस्तों, तीसरा हमारा भारतीय मरुस्थल, चौथे के बारे में अगर हम बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार, पाँचवां तटीय क्षेत्र और छठा जो है वो आते हैं हमारे दोस्तों द्वीप समूह, द्वीप समूह। तो चलो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला जो हमारा आता है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला या उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। इसके बारे में जो बताया गया दोस्तों वो यहाँ पे बताया गया कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं। आप सभी को पता है। इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बताया था हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, वृहत हिमालय, ठीक है, उसके बाद मध्य हिमालय और उसके बाद है शिवालिक हिमालय। ठीक है, और इससे ऊपर वाला जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय या उसको हम बोलते हैं पार हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय। एक तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। उसके बाद हिमालय कहाँ से कहाँ तक या किस दिशा में फैला हुआ, तो आप सभी को पता है दोस्तों, उत्तर से लेकर के हम ये बोल सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी से लेकर के उत्तर पूर्वी वाला जो क्षेत्र है यहाँ तक जो है हिमालय फैला हुआ है। उसके बाद हिमालय के बारे में जो बताया गया है वो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर की जो पहाड़ियाँ हैं ये हिमालय की उत्तर दक्षिण दिशा में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये एग्ज़ाम में आता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे बता दूँ, ये सारा का सारा डीपली दे रखा है। 9th क्लास की ज्योग्राफी में नहीं था दोस्तों ये, लेकिन 11th क्लास की ज्योग्राफी जो है उसमें बिल्कुल ये सारी की सारी बातें डीपली दे रखी हैं। तो बिल्कुल ध्यान से समझो इस बात को। यहाँ पर बताया गया है
कि दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्र में ये श्रेणियाँ उत्तर पश्चिम दिशा में फैली हुई हैं। दार्जिलिंग की जो पहाड़ियाँ दोस्तों ये हमारी आती हैं पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग और सिक्किम वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे श्रेणियाँ यहाँ पे जो श्रेणियाँ हैं वो प्यारे दोस्तों किस दिशा में है? यहाँ पे जो श्रेणियाँ हैं ये हैं पूर्व पश्चिम में है दार्जिलिंग और दूसरा कौन सा दोस्तों? दूसरा सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश और अगर हम यहाँ पे बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की। और दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्र में पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई हैं। दार्जिलिंग में पूर्व पश्चिम दिशा में दोस्तों ये फैली हुई है। ठीक है, उसके बाद आगे जो बताया गया है ये इसको आप थोड़ा इसको जो है पढ़ लें दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। आगे जो बताया गया वो बताया गया है कि पूर्व पश्चिम लंबाई, हिमालय के बारे में अगर हम बात करें तो पूर्व पश्चिम जो लंबाई है वो है 2500 किलोमीटर, तथा उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो चौड़ाई है वो 160 से 400 किलोमीटर, 160 से दोस्तों 400 किलोमीटर। और हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एवं पूर्व एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। इसी कारण भारतीय उपमहाद्वीप इसको बोला जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है। और भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं दोस्तों, ये मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं एक बार मैप दिखा देता हूँ आपको। इस मैप को देख करके आपने कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं या फिर कौन कौन से देश हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हिमालय के बारे में बताया गया है कि हिमालय जो पर्वतमाला है इसमें अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं और हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में डिवाइड किया गया है। हिमालय को भी यहाँ पे जो है बिल्कुल डीपली बताया गया है कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिमालय के बारे में बताया गया है दोस्तों कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिमालय को 5 भागों में बांटा गया है, 5 भाग दोस्तों। ये सारी की सारी बातें बिल्कुल कंसेप्चुअल करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे NCERT। और अगर आप NCERT करोगे दोस्तों तो आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आपको कहीं पर भी कोई भी क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे जो है फीस पे करके ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो वहाँ पे टीचर यहीं बताता है दोस्तों। तो आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो और यूट्यूब पर सब कुछ फ्री में है दोस्तों, तो इसका आप जो है फ़ायदा उठाइए। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हिमालय पर्वत के बारे में। तो हिमालय पर्वत के बारे में ध्यान रखना, मैं आपको बिल्कुल डीपली बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी एक किताब में नहीं मिलेंगी। और जो बच्चा NCERT करेगा ना, NCERT करने के बाद अगर उसके बाद वो कोई भी एग्ज़ाम देता है तो जीके लगभग उसकी कंप्लीट हो जाती है। कई बच्चों का यही बोलना होता है कि सर हमारी जो जीके वीक है, तो जीके वीक नहीं रहेगी अगर आप उसको कंसेप्ट वाइज करोगे। तो हिमालय पर्वत को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। दूसरा है हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, हिमाचल और उत्तरांचल जिसको हम वर्तमान में बोलते हैं उत्तराखंड, पहले उत्तराखंड का नाम ही उत्तरांचल था। तीसरा जो है वो है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। चौथा जो है वो है अरुणाचल हिमालय और 5वां जो है वो है प्यारे दोस्तों पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाता हूँ हिमालय को कितने भागों में डिवाइड किया गया है या हिमालय के कितने उपखंड हैं। तो पहला है कश्मीर व उत्तर पश्चिमी हिमालय, कश्मीर व उत्तर पश्चिमी हिमालय। दूसरा है हिमाचल व उत्तरांचल हिमालय। तीसरा दार्जिलिंग सिक्किम और चौथा है अरुणाचल और 5वां है पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। अब देखो दोस्तों इस मैप को बिल्कुल ध्यान से देखो और यहाँ पे हम हिमालय के बारे में बात करते हैं। हिमालय का पहला जो भाग है वो है कश्मीर व उत्तर पूर्वी, कश्मीर व उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र। दूसरा जो आता है दोस्तों, दूसरे वाला जो क्षेत्र आता है दोस्तों, पहले वाला हमारा ये वाला क्षेत्र है। दूसरा वाला जो क्षेत्र है वो है हिमाचल और उत्तरांचल। तीसरे वाला जो यहाँ पे क्षेत्र बताया गया है वो यहाँ पे बताया गया है प्यारे दोस्तों, एक तो हमारे यहाँ पे आता है अरुणाचल वाला ये वाला क्षेत्र अरुणाचल, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे आता है ये वाली पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर वाला, ठीक है दोस्तों। और 5वां जो हमारा आता है, 5वां जो यहाँ पे बताया गया है पूर्वी पहाड़ियाँ, दार्जिलिंग व सिक्किम की पहाड़ियाँ, दार्जिलिंग व सिक्किम की पहाड़ियाँ। तो दार्जिलिंग व सिक्किम की पहाड़ियों के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें
तो दार्जिलिंग ये हमारा कहाँ पे दोस्तों, तो मैंने आपको बार बार बताया पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र और ये वाला सिक्किम वाला, तो ये वाला क्षेत्र। तो 5 उपखंडों में डिवाइड किया गया है हिमालय को, ठीक है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कितने भागों में जो है हिमालय को डिवाइड किया गया है या कितने उपखंड हैं, तो ध्यान रखना कितने पैर दोस्तों, 5 हैं। अब इनके बारे में एक बार अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय सबसे पहला ही मैंने आप लोगों को बताया था, पहला जो इसका भाग है वो है कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, ठीक है। कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे कराकोरम, लद्दाख, जास्कर व पीर पंजाल। अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें हिमालय को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो हिमालय के 3 भाग हैं, वृत महान, दूसरा हमारा मध्य और तीसरा हमारा कौन सा दोस्तों, तीसरा जो हमारा आता है वो हमारा आता है शिवालिक। लेकिन उपखंडों के बारे में बात करें तो उपखंड जो हैं वो हमारे 5 आते हैं। तो कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय जो है इसके बारे में ध्यान रखना दोस्तों, इसी में आता है हमारा ट्रांस हिमालय, इसी में आता है हमारा पार हिमालय, ये बात थोड़ी ध्यान रखना। ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। तो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल वाला जो क्षेत्र है वो कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय में है। कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग जो वृत हिमालय कराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है, यह एक ठंडा मरुस्थल है। वृत हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व की प्रसिद्ध कश्मीर घाटी है, जहाँ पे डल झील है। दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण हिमानी नदियाँ बलटोरो या सियाचिन इसी प्रदेश में है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए भी प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरान की खेती की जाती है, ठीक है दोस्तों। ये सारी की सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। करेवा के बारे में भी बात करेंगे और जाफरान के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय के बारे में। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और हमारा जो वृत हिमालय है ये किसका भाग है, ये किसका उपखंड है, तो ये कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय का उपखंड है, या हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला क्षेत्र है। उसके बाद इसी में हमारी कश्मीर घाटी आती है। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कश्मीर घाटी किस भाग में है, किस उपखंड में है, तो कश्मीर घाटी कश्मीर या जो हमारा जो कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय है इसी उपखंड का भाग है। या हम ये बोल सकते हैं कि कौन सा उपखंड ठंडा मरुस्थल है, तो हमारा कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय जो है वो ठंडा मरुस्थल है। सियाचिन वाला क्षेत्र भी इसी क्षेत्र में आता है। या महत्वपूर्ण जो हिमानियाँ हैं, हिमानी का मतलब होता है बर्फ़ के पहाड़, ये सारे के सारे कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय का ही क्षेत्र है। यहाँ पे बताया गया है कश्मीर हिमालय में करेवा के लिए प्रसिद्ध, जहाँ जाफरान की खेती की जाती है। तो करेवा क्या होता है, तो करेवा के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। करेवा की यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, कश्मीर हिमालय में अनेक दर्रे जैसे करेवा हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के रूप में जमा होता है। एक प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि मिट्टी का एक प्रकार से जमाव है दोस्तों, ठीक है, जमाव है मिट्टी का, ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम यहाँ पे बात करें, आगे यहाँ पे झील के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण झीलें डल झील है और एक यहाँ पे है पैगोंग सो और सोमुरीरी, इसी क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख झीलें हैं। पैगोंग सो या पैगोंग झील दोस्तों, अभी आपने ये जो झील है इसके बारे में बार बार में खबरों में देखा होगा। पैगोंग झील दोस्तों, पैगोंग झील जो कि भारत व चीन के बीच में विवादित झील है, पैगोंग झील, इसका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। पैगोंग झील हिमालय के कौन से उपखंड में है, तो आपने तुरंत जवाब देना है हिमालय का जो कश्मीर या उत्तर पश्चिमी जो हिमालय है इसी हिमालय का क्षेत्र है, या इसी हिमालय में है पैगोंग सो झील, या इसी में है डल झील दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नदियों के बारे में बताया गया कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब इसी क्षेत्र में अपवाहित करती हैं। सिंधु जो नदी तंत्र है वो इसी क्षेत्र में अपवाहित होता है दोस्तों, इसी क्षेत्र में अपवाहित होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार ए शरीफ की जो दरगाह है दोस्तों, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो कि यहाँ पे झेलम नदी है, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं ये इसी क्षेत्र में आते हैं, ये इसी उपखंड में आते हैं दोस्तों, ये इसी उपखंड में आते हैं, ध्यान रखना। अगर हम बात करें वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार ए शरीफ, ये सारे के सारे क्षेत्र किस में हैं, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय में, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। आगे अगर हम यहाँ पे बात करें इसके बारे में, आगे जो बताया गया है वो यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, झेलम नदी के बारे में क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है।
कश्मीर घाटी में झेलम को विसर्पी बहाव रोचक है। यह पूर्व समय में स्थित एक बड़ी झील के कारण इसका हिस्सा वर्तमान डल झील है। यह बड़ी झील झेलम नदी के लिए स्थानीय न्यूनतम आधार रही है। हाँ, या हम ये बोल सकते हैं कि झेलम नदी के तट पर कौन सा शहर है? झेलम नदी के तट पर दोस्तों ध्यान रखना श्रीनगर शहर है। और इसी के ऊपर कौन सी झील है? इसी के ऊपर है डल झील दोस्तों, ठीक है, डल झील है, ठीक है। उसके बाद आगे हम यहाँ पे बात करते हैं। आगे जो बताया गया है वो यहाँ पे बताया गया है हिमालय के बारे में। हिमाचल या उत्तरांचल हिमालय, ठीक है। इससे पहले एक दो क्वेश्चन ये भी आता है कि यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जितनी जो नदियाँ हैं वो प्रौढ़ अवस्था में है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ घाटियाँ जिन्हें दून कहा जाता है, जैसे जम्मू दून व पठानकोट दून। तो ये जो दून वाले जो क्षेत्र हैं ये भी किस में आते हैं? कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय में ही है, ठीक है। हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय के बारे में बात करते हैं। हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी व पूर्व में काली नदी के बीच में स्थित है। यह भारत की दो मुख्य नदी तंत्रों सिंधु व गंगा नदी द्वारा अपवाहित है। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियां रावी, व्यास, सतलुज तीनों के तीनों, ध्यान रखना दोस्तों, किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु की सहायक नदियां हैं। और यमुना व घाघरा गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। हिमाचल हिमालय का सुदूरी जो उत्तरी भाग है वह लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है। लाहौल व स्पीति जिले के स्थित उपखंड में है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, इस वाले क्षेत्र में यहाँ पे 3 प्रमुख नदियाँ हैं, रावी नदी और काली नदी जो है। इन दोनों के मध्य जितनी जो नदी आती है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें रावी नदी व पूर्व में काली नदी, इनके बीच में अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो प्रमुख नदियाँ आती हैं, जैसे रावी होगी। रावी के बाद अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों रावी नदी, उसके बाद यहाँ पे काली नदी, उसके बाद यहाँ पे घाघरा नदी, ठीक है। तो ये वाली जो नदियाँ हैं, इसके बाद अगर हम बात करें रावी, व्यास, सतलुज, ये वाली जो नदियाँ हैं इसी क्षेत्र में, या फिर यमुना है, घाघरा नदी है, इसी वाला जो क्षेत्र है उसको हम हिमाचल या उत्तरांचल हिमालय बोलते हैं। हिमाचल या उत्तरांचल हिमालय, ठीक है। आगे जो बताया गया है वो यहाँ पे बताया गया दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो शिवालिक के बारे में थोड़ा बताया गया है। शिवालिक के बारे में कि शिवालिक शब्द की उत्पत्ति देहरादून के नज़दीक शिवावाला में पाए जाने वाले भूगर्भिक रचनाओं से हुई है। किसी समय यहाँ इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय स्थित था, जो बाद में स्थायी रूप से देहरादून में स्थापित किया। तो शिवालिक का नाम शिवालिक क्यों पड़ा है? तो शिवालिक का नाम शिवालिक इसलिए पड़ा है क्योंकि देहरादून के नज़दीक यहाँ पे जो कुछ रचनाएं हैं, यहाँ पे जो कुछ क्षेत्र है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, उसको हम शिवावाला बोलते हैं। शिवावाला से ही शिवालिक शब्द लिया गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, अगले वाला जो हमारा क्वेश्चन बनने वाला है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है कि इस क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ शिवालिक व दून है। शिवालिक वाला जो क्षेत्र है, देखो दोस्तों ध्यान रखना, शिवालिक वाला जो क्षेत्र है, जो हिमालय का सबसे नवीनतम क्षेत्र है, हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है, ये क्षेत्र किस में आता है? ये हिमाचल व उत्तरांचल हिमालय में आता है, ठीक है। देहरादून की घाटियाँ हैं दोस्तों, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा जो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे घास के मैदान है बुग्याल, और वहाँ पे घास के मैदान थे दून। यहाँ पे घास के मैदान दोस्तों बुग्याल। आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो आगे जो बताया गया, यहाँ पे प्रसिद्ध फूलों की घाटियाँ हैं। प्रसिद्ध फूलों की जो घाटी है, प्रसिद्ध फूलों की घाटी कौन से हिमालय में है? तो प्रसिद्ध फूलों की घाटी जो है दोस्तों ध्यान रखना हिमाचल या जिसको हम बोलते हैं उत्तरांचल, ठीक है, जो कि चमोली जिला है। चमोली उत्तराखंड का एक जिला है चमोली, और इसी चमोली जिले में फूलों की घाटियाँ हैं दोस्तों, फूलों की घाटियाँ हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालय के बारे में। दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालय के बारे में बात करें तो इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय व पूर्व में भूटान हिमालय है। पश्चिम में तो है नेपाल हिमालय और पूर्व में दोस्तों भूटान हिमालय, ठीक है। दार्जिलिंग मैंने आपको बताया था, दार्जिलिंग कहाँ पे है? दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में। और सिक्किम जो है, जो कि बिल्कुल लगता हुआ है नेपाल व भूटान के मध्य है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला जो है वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा यहाँ पे चोटी है सिक्किम में चोटी है कंचनजंगा दोस्तों, ठीक है। कंचनजंगा जो चोटी है वो सिक्किम में है, ध्यान रखना। और ये चोटी दार्जिलिंग वेस्ट सिक्किम हिमालय में है। उसके बाद यहाँ पे जो बताया गया है वो यहाँ पे बताया गया है दोस्तों प्रमुख जनजातियों के बारे में, जैसे नेपाली, बंगाली, ये प्रमुख जो जनजातियाँ हैं ये इसी क्षेत्र में हैं। उसके बाद
आगे जो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है वो यहाँ पे और कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं अरुणाचल हिमालय के बारे में। अरुणाचल हिमालय यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय के मध्य व पूर्व में दीफू दर्रे तक फैला हुआ है। दीफू दर्रा कहाँ पे है? तो दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। तो दीफू दर्रा तक है ये, भूटान से लेकर के दीफू दर्रा के मध्य वाला क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे एक प्रमुख जो चोटी है वो है नामचा बारवा, जो कि हिमालय पर्वत का पूर्वी बिंदु है। हिमालय पर्वत का पूर्वी बिंदु दोस्तों नामचा बारवा, और नामचा बारवा से मुड़कर ही यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बहती है, ये बात थोड़ी ध्यान रखना। नामचा बारवा नामक यहाँ पे पर्वत श्रेणी है दोस्तों, ठीक है। नामचा बारवा नामक पर्वत श्रेणी है। और इसके बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे दिहांग है, लोहित है। ये सारी की सारी जो नदियाँ हैं ये अरुणाचल हिमालय में ही बहती हैं। और ये नदियाँ 12 नदियाँ हैं। जो नदी हिमालय से निकलेगी वो 12 होगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें इस वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे बताया गया है कि झूम की खेती की जाती है। झूम की खेती, यहाँ पे कुछ जनजातियों के बारे में भी बताया गया, जैसे नागा की जनजातियाँ। और यहाँ पे कृषि के लिए बताया गया है कि ज़्यादातर जो जनजातियाँ हैं वो झूम की खेती करते हैं दोस्तों। झूम की खेती ध्यान रखना अरुणाचल जो हिमालय है इसी क्षेत्र में होती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें अगले हिमालय के बारे में, तो अगला जो हिमालय है वो है, अगला जो हमारे हिमालय था ये हमारा लास्ट वाला हिमालय था दोस्तों, अरुणाचल हिमालय। उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो आगे हम बात करेंगे उत्तरी भारत के मैदानों के बारे में। उत्तरी भारत के मैदानों के बारे में पहले मुझे ये बताएं दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। हाँ, अगर हम झूम खेती के बारे में बात करें तो झूम खेती के बारे में ध्यान रखना। झूम खेती है जिसको हम बोलते हैं स्थानांतरित खेती। स्थानांतरित खेती मतलब एक स्थान पहले, जैसे यहाँ पे कि हम ये बोल सकते हैं कि जो झूम खेती जो है इसको हम स्थानांतरित खेती बोलते हैं। स्थानांतरित खेती का मतलब आज यहाँ पे खेती है, कल किसी दूसरे क्षेत्र में, परसों किसी तीसरे क्षेत्र में, ऐसे जो खेती होती है उसको हम स्थानांतरित या उसको हम झूम खेती बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? झूम खेती। जैसे जो यहाँ पे जो जनजातियाँ हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पे जंगलों को साफ करके उनकी कटाई करके वहाँ पे जो है कुछ दिनों के लिए, जैसे 1, 2 या 3 साल के लिए वहाँ पे खेती करते हैं। उसके बाद उस क्षेत्र को छोड़ करके थोड़ा आगे क्षेत्र वहाँ पे जो है जंगलों को काट करके वहाँ पे खेती करते हैं। तो इस प्रकार की जो खेती होती है वो झूम खेती है, उसको हम स्थानांतरित खेती बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? स्थानांतरित खेती। तो ये था हमारा हिमालय का पार्ट दोस्तों। उसके बाद दूसरा जो हमारा पार्ट आता है वो हमारा आता है उत्तरी भारत का मैदान। पहले मुझे ये बताएं, यहाँ तक अगर आपको समझ में आए तो मैं आगे चलता हूँ दोस्तों। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे उत्तरी भारत के मैदानों के बारे में। एक बार मैं इसका दोबारा से रिवीजन करवा देता हूँ। यहाँ पे कोई जल्दबाजी हम नहीं करेंगे क्योंकि हम एनसीईआरटी कर रहे हैं और एनसीईआरटी को एक बार हमने बिल्कुल डीपली से पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा से इसका रिवीजन करवा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन था, पहले तो मैं इस लेसन के बारे में बता देता हूँ। संरचना व भू आकृतिक विज्ञान, 2 बातें दे रखी हैं दोस्तों। इसमें 2 बातें हैं, तो संरचना है और एक भू आकृतिक विज्ञान है। भू आकृति दे रखी है, संरचना या सेल समूह के बारे में बता रखा है। तो इसके बारे में आपने बताना है कि हिमालय को जो है, या हम ये बोल सकते हैं भारत को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया। भारत को दोस्तों, भारत को 3 भागों में डिवाइड किया है। किसको? भारत को प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा हिमालय व अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, व तीसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। प्रायद्वीपीय खंड के बारे में मैंने आपको बता दिया दोस्तों। प्रायद्वीपीय खंड के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रायद्वीपीय खंड के बारे में आपने तुरंत यहाँ पे बताना है कि जो प्रायद्वीपीय खंड वाला जो क्षेत्र है ये हमारा कच्छ का रण से स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये वाला जो क्षेत्र है ये दक्षिण भारत वाला जो है ये सारा का सारा क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। हिमालय के बारे में आपने तुरंत बताना है कि हिमालय पर्वत के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो हिमालय पर्वत के उपखंडों के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो हिमालय जो पर्वत के अलग अलग उपखंड हैं वह इसके प्रकार के बारे में बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है महान, दूसरा जो है वो है मध्य, और तीसरा जो है वो है शिवालिक। इससे ऊपर वाला जो क्षेत्र है उसको हम पार हिमालय या ट्रांस हिमालय बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों के बारे में तो हिमालय के तुरंत बाद जो आते हैं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान है दोस्तों। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान लगभग 6.4
लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले इनका निर्माण हुआ था। भू-आकृति के बारे में बात करें तो भू-आकृति के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि भू-आकृति के आधार पर भारत को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान व द्वीप समूह। उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के बारे में मैंने आपको बिल्कुल क्लियर किया है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हिमालय को 5 उपखंडों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। कश्मीर, उत्तर पश्चिमी हिमालय, हिमाचल तथा उत्तरांचल, दार्जिलिंग तथा सिक्किम, अरुणाचल, हिमालय व पूर्वी पहाड़ियाँ व पर्वत दोस्तों। ठीक है, पूर्वी पहाड़ियाँ व पर्वत। तो यहाँ तक जो है हमने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया दोस्तों। आई होप आपको इस वीडियो में सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी। जो हमारा दूसरा वाला जो पार्ट अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैं इसे आगे कंटिन्यू करूँगा क्योंकि हमारा एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। उत्तरी भारत के मैदान के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप PDF चाहते हैं दोस्तों या फिर करंट अफेयर चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है GK विद हितेश सर, इसको जा कर के आप फॉलो कर सकते हैं, GK विद हितेश सर दोस्तों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।